तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोविज़न एंड रिज़र्व चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग बहुत प्रोविजंस करेंगे, बहुत रिजर्व्स रखेंगे, तो वो हम लोग को देखना है और अच्छे से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। You know that businessmen prepare their accounts on the basis of going concern concept, assuming that their business will continue for an indefinite period. Hence, in order to ascertain the net profit for each year, the businessman needs to take into account not only the current contingencies but future contingencies also. अब देखिए, ये आपको पता होगा कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोच के बिजनेस चलाते हैं कि उनका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न मतलब हर साल बिजनेस चल रहा है, बिजनेस रुक नहीं रहा है कभी, ठीक है। साथ ही साथ इनडेफिनिट पीरियड मतलब ये हमेशा रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। तो बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको ये देखना पड़ता है कि करंट कॉन्टीजेंसीज का मतलब क्या होता है। कॉन्टीजेंसीज का मतलब होता है फुटकर खर्च, जो छोटे छोटे खर्च होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अभी के क्या हैं और आगे के क्या क्या खर्च होंगे, ठीक है। इनफैक्ट प्रोविजंस एंड रिजर्व्स are such consideration which actually relate to the future needs for which a part of the current earning has to be set aside. तो प्रोविजन और रिजर्व क्या हुआ, आप भविष्य में आपको क्या क्या चीज का जरूरत है उसके लिए आप अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देखिए इसके आगे चैप्टर में क्या पढ़े थे, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक क्या है, एक तरह का प्रोविजन एंड रिजर्व है। क्यों, मान लीजिए 2010 में आप बिजनेस चालू करते हैं और आप 5 लाख का कोई मशीन खरीदते हैं, ठीक है। अब 2015 में ये मशीन आपका पूरा बर्बाद हो जाएगा, मतलब पूरा आप यूज कर चुके हो उसको। अब आपको नया मशीन लेना है, चलिए मैं बोलता हूँ वो मशीन भी 5 लाख का ही है, ठीक है। हालांकि 5 साल बाद मशीन का दाम बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सेम प्राइस है। तो अब अगर इस 5 लाख को आप थोड़ा नहीं रिजर्व करेंगे तो क्या होगा, 2015 में अचानक से आपको 5 लाख का खर्च होगा। लेकिन अगर आप डिप्रिसिएशन करेंगे, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो हर साल आप 1 लाख रुपया डिप्रिसिएशन कर रहे हैं, मतलब आपका जो टोटल इनकम है उसमें से 1 लाख रुपया आप प्रोविजन और रिजर्व साइड कर दिए, तो 5वें साल में आपके पास फिर से 5 लाख रुपया होगा और आप आसानी से मशीन खरीद पाएंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड नीड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है और जरूरत क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व का मतलब क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है ये देखेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व किस प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। नो द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोविजन, मीनिंग एंड नीड, इसका मतलब क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है। As you know, in our daily routine life, we make various arrangements for the future expected needs. जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है, डेली रूटीन लाइफ है जो हमारा, उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और हमारे भविष्य में बहुत सारी एक्सपेक्टेड नीड्स होती हैं हमारी। For example, if your father wants to give you a higher education such as engineering, doctorate or any other professional course, he will need a lot of money. मान लीजिए आपके पिताजी ये चाहते हैं कि आपको वो हायर एजुकेशन देंगे, आपको या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करवाएंगे या प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ करवाएंगे, तो उसके लिए उनको बहुत पैसा चाहिए। Now question arises, how would your father be able to arrange such an amount? अब सवाल ये है कि आपके पिताजी इतना पैसा कैसे अरेंज कर पाएंगे। यस, यू आर थिंकिंग राइट, ही विल स्टार्ट सेविंग मनी फ्रॉम टुडे एंड एवरी ईयर ही विल डू द सेम। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आपके पिताजी क्या करेंगे, वो आज से पैसा इकट्ठा करना चालू करेंगे, सेव करेंगे और हर साल वो पैसा कुछ ना कुछ बचत करते जाएंगे। The events which are about to happen in the future are planned in the present with the help of available resources. अब देखिए, जो भी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं भविष्य में,
उसको आप कब प्लान करते हो? आप अभी से प्लान करते हो। कैसे? आपके पास जो संसाधन है आप उसके हिसाब से उसको प्लान करिएगा। इन द सेम वे दीज थिंग्स आर फॉलोड इन अ बिजनेस ऑल्सो। इसी तरह से व्यवसाय में भी ये चीज लागू किया जाता है। When there are certain expected losses or expenses, these are planned to be managed in advance from the current year's profit or surplus. जब आपके पास certain expected loss होता है या expenses है तो आप क्या करते हो? इसको अपने current year के profit या surplus से advance में मैनेज करने लगते हो, बचाने लगते हो। ठीक है? द अमाउंट विच इज केप्ट सेपरेटली टू मीट सच एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रोविजन। तो वो पैसा जो आपको लगता है कि हाँ या तो मेरा लॉस हो जाएगा या तो मेरा खर्च होगा, तो जो आप साइड करते हो वो आपका प्रोविजन है। ठीक है? अब देखिए क्या है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इफ एन अमाउंट इज पेएबल इन द फ्यूचर एंड द अमाउंट इज सर्टेन, इट इज अ लाइबिलिटी। अगर कोई पैसा है जो आपको भविष्य में देना है और अमाउंट फिक्स है तो वो आपका क्या है? लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर्स मंथ रेंट टोटलिंग 2000 इज पेएबल ऑन 31st अक्टूबर। अब मान लीजिए अक्टूबर मंथ का रेंट है 2000 जो कि आपको कब देना है? 31 अक्टूबर को। तो ये आपका लाइबिलिटी है। द एंटरप्राइज विल डेबिट द रेंट अकाउंट एंड क्रेडिट द रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट एज इट इज अ डेफिनेट लाइबिलिटी। तो एंटरप्राइज क्या करेगा? जब तक वो पैसा नहीं दिया है वो क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है? क्योंकि ये आपका डेफिनेट अमाउंट है, ये आपको पे करना ही है, तो ये डेफिनेट लाइबिलिटी हो जाएगी। However, if the amount in respect of a liability or expected loss is not certain, an estimated amount is set aside by debiting the profit and loss account. लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा आपका खर्च है या कोई ऐसा आपका लाइबिलिटी है या लॉस है जो आपको पता नहीं है कि कितना होगा, आप एक रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? एस्टिमेटेड अमाउंट आप थोड़ा थोड़ा साइड करते जाएंगे। वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। द अमाउंट सेट असाइड इज नोन एज प्रोविजन। तो वो जो पैसा आप अलग से रख रहे हैं वो आपका प्रोविजन है। दस प्रोविजन मीन्स एन एस्टिमेटेड अमाउंट टू मीट एन अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंस इन फ्यूचर। तो इस प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि भविष्य में जो आपका अनसर्टेन लॉस है या एक्सपेंस है उसके लिए जो आप पैसा अलग करते हैं वो आपका प्रोविजन हो गया। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स। अब ये क्या है देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में PBDD बोलते हैं। ठीक है? मान लीजिए आपका डेटर है। डेटर कौन होता है? जिससे आप पैसा पाएंगे। ठीक है? आपका कुल डेटर है 50 लाख का। अब ये एक जन का तो है नहीं, आप एक जन से पाते नहीं है। मान लीजिए ये 10 लोगों में, तो हर एक आदमी 5 लाख करके आपको देगा। अब देखिए रियल लाइफ सिनारियो में ऐसा नहीं होता है कि हर एक आदमी एक ही अमाउंट दे, हम लोग एवरेज में निकाल रहे हैं। ठीक है? तो 10 का 10 आदमी तो जरूरी नहीं है आपको पैसा दे दे। हो सकता है 2 जन आपको पैसा दे ही ना, या तो पूरा ही ना दे या तो कुछ ना दे। तो ये क्या है? आपका अनसर्टेन लॉस है। ठीक है? अनसर्टेन लॉस होने की वजह से क्या है कि आप इसके लिए पैसा साइड करोगे। तो मान लीजिए आपके जो प्रॉफिट है उस पर आप देखोगे सम्स में बोलेगा 5% प्रोविजन कर दो। तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप साइड रख रहे हैं। इन केस आपको पैसा नहीं मिलता है, आपका अनसर्टेन लॉस या एक्सपेंस हो जाता है, तो क्या है आप वो जो रिजर्व करके रखे हैं उसको इस्तेमाल कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो डेटर है, मान लीजिए ये 5 लाख किसी के पास है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको एक बार में दे दूंगा लेकिन मैं तुमको 4,90,000 दूंगा। तो 10,000 क्या है? आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो वन टाइम पेमेंट के वजह से। ठीक है? या बहुत लोग पहले पैसा दे देते हैं। तो इस केस में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपके काम आ जाएगा जो पैसा आप रखे हो। फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़े थे। बहुत ही सिंपल है ये। अब देखिए आपको मालूम है कि आपको मशीन खरीदना है। फॉर एन एग्जाम्पल 2010 में आपके पास 10 लाख का मशीन है। ठीक है? अब 2020 में आपको फिर से मशीन लेना है। मान लीजिए आपको नया मशीन 15 लाख का लेना है। ठीक है? ये अनसर्टेन अमाउंट है, लेकिन आप 10 लाख तो सर्टेन है। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन करोगे मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो क्या होगा कि 2020 में आपके पास कम से कम 10 लाख रुपया रहेगा प्रोविजन में। फिर अगर आप चाहो तो 10 लाख का मशीन लो या कुछ और पैसा मिला के नया मशीन ले लो 15 लाख का।
तो इसलिए प्रोविजन बहुत जरूरी होता है। अब देखिए नीड्स ऑफ प्रोविजन। अब प्रोविजन की जरूरत क्यों है? प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड फॉर, प्रोविजन क्यों किया जाता है? डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब देखिए जो एसेट्स है उसका वैल्यू में डिप्रिसिएशन होता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है या उसका वैल्यू गिरता है, इसलिए हम लोग प्रोविजन कराते हैं। अननोन लाइबिलिटी, द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटैंशियल एक्यूरेसी। अब देखिए आपका कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, जो आपको पता है, जो कि आप द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटैंशियल एक्यूरेसी। अब एकदम एक्यूरेट आप उसका अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हैं। अ डिस्प्यूटेड क्लेम, मान लीजिए कोई क्लेम हो गया, ठीक है, वो डिस्प्यूटेड है तो वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। स्पेसिफिक लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट्स और ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब मान लीजिए आप टैक्स पे कर रहे हैं या आपका कोई एसेट्स है उसको आप बेच के मनी रियलाइज कर रहे हैं तो आपका कुछ लॉस होगा। रिडीमिंग द लाइबिलिटी, ठीक है, अब जो आपका लाइबिलिटी आप उसको रिडीम कर रहे हैं तो भी आपका खर्च होगा। तो देखिए जिस भी तरह से ये सब आपका खर्च ही हो रहा है, ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि किस हिसाब से आपको करना है। रिडीम करना, किसी चीज से मुक्त होना। राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, अब मान लीजिए आपका बैड डेब्ट है, पैसा पूरा डूब गया, या डाउटफुल डेब्ट है, ये राइट ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं तो भी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, अब देखिए कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होता है आकस्मिक, एक्सीडेंटल कुछ हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटल लाइबिलिटी बढ़ गया आपके ऊपर, तो ये प्रोविजन का जो पैसा है आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बिजनेस जो रहता है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कभी भी अचानक से कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रोविजंस करके रखना पड़ेगा।